हेलो। वो कट गया। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं जन मीडिया टीवी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रेवती रमन सिंह जी, जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। इलाहाबाद की राजनीति हमेशा इनके इर्द गिर्द घूमती है और ये उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पिलर भी माने जाते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। तो नमस्कार। जैसे कि सबको पता है कि ये कोरोना का समय चल रहा है और हमारे जो देश की स्थिति है वो भी बहुत खराब चल रही है। और इस आप जो एक राज्य, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा के कार्यकाल में आपकी कौन आपने ऐसी कौन कौन सी अचीवमेंट्स है जो आपको मिली है इस समय अभी तक में। राज्यसभा के कार्यकाल में हमारा मुख्य मुद्दा रहा है गंगा बचाओ हिमालय बचाओ। आज गंगा की दुर्दशा इतनी हो गई है कि आप अगर प्रयागराज में देखें तो गंगा एक नाले के रूप में प्रवाहित हो रही है और लगभग वही स्थिति वाराणसी बनारस में भी है। मुझे याद है कि नितिन गडकरी जी जो परिवहन मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि प्रयागराज से वाया पटना हुगली तक स्टीमर चलाएंगे। ये उसमें माल ढोने का काम तो स्टीमर करेगा और सी प्लेन भी चलाने का काम उन्होंने वादा किया। आज लगभग 1.5 साल से ज्यादा 2 साल होने को आ रहा है, न तो स्टीमर चला, न तो सी प्लेन चला, न गंगा में इतना पानी है कि ये चलाए जा सकते। सबसे प्रमुख मुद्दा और जीवंत मुद्दा हमारा यही, गंगा को कैद कर रखा गया है नहरों में, सुरंगों में, और उनको प्रवाहित नहीं होने दिया जा रहा है। जो गंगोत्री में गंगा का पानी है, जो उसमें गुणवत्ता है, वो प्रयागराज या वाराणसी में बनारस में नहीं मिले। उसका कारण है कि हमने गंगा को चारों तरफ से अवरोध करके कैद कर रखा है। सुरंग में आज गंगा कैद है, आज बांध में गंगा कैद है, आज नहरों में गंगा कैद है। चारों तरफ से हमने गंगा को कैद कर दिया है। और हिमालय कच्चा पहाड़ है, उसमें इतना ब्लास्टिंग किया है हमने, इतना ब्लास्टिंग किया। और 4 धाम यात्रा के नाम पर रोड का जो चौड़ीकरण किया गया, उसमें 1 लाख पेड़ देवदार के, बांस के, चीड़ के काट दिए गए। वो पेड़ अब दोबारा नहीं लगाए जा सकते। ये इतनी बड़ी त्रासदी है कि आज हिमालय में पूरा सपाट हो गया है हिमालय, और 42,000 हेक्टर जमीन आग के हवाले होके आज खाक हो गई है। और अगर आप देखिए तो आज बादल फटने का आज भी घटना आई है। और टेहरी बांध बनाने के बाद हमने 18 बांध और बनाए, और अभी लगातार बांधों को बनाने की श्रृंखला जारी है। इससे पूरा हिमालय का इकोलॉजी पूरी तरह बिगड़ गई है। आज हिमालय में नीति आयोग के अनुसार 60% पानी के स्रोत सूख गए हैं, और ग्लेशियर इतनी तेजी से गल रहा है कि अभी आपने देखा केदारनाथ के त्रासदी के बाद अभी तपोवन भूमि त्रासदी हुई, जिसमें हजारों लोग मर गए और इतनी अपूर्णीय क्षति हुई है। प्रकृति हमको बार बार चेतावनी दे रही है कि हम इस तरह का काम, पर्यावरण को नष्ट करने का काम न करें।
लेकिन पता पता नहीं। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए या फिर सरकार को भी वो कदम उठाना चाहिए जिससे कि हमारी जो प्रकृति है वो बच सके, वो नष्ट ना हो? आप ये देखिए कि जो हम कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसे आप ये देखिए, हिमालय में हमको फिर से ये बांध बनाना बंद करना चाहिए, और जो बांध बने हैं इनको भी तोड़ देना चाहिए, जिससे गंगा का नेचुरल फ्लो हो सके और हिमालय में फिर से सघन वृक्षारोपण करना चाहिए। और जो हमने ये 4 लेन की 8 लेन की सड़कें बनाई, वो सड़कों पर जो वृक्षारोपण हुआ है, अगर आज देखा जाए तो वो न के बराबर है। हमको याद है कि शेरशाह सूरी ने जीटी रोड में जो वृक्ष लगाए थे, वो इतने फलदार भी थे और छाया देने वाले भी वृक्ष थे। आज जो वृक्ष लगाए गए हैं वो तो न छाया देने वाले हैं न फलदारी है। तो हर तरह से हमने प्रकृति को विनष्ट करने का काम किया। आज हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। आज आप देखिए, अस्पतालों में बहुत से लोग ऑक्सीजन के कमी के कारण दिवंगत हो रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। आज ऑक्सीजन की कमी इतनी हो गई है कि हमको वृक्षों के द्वारा जो ऑक्सीजन मिलता था वो नहीं मिल रहा। और अगर इसी तरह ये चलता रहा, कुछ दिन के बाद भारत में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी हो जाएगी और प्रकृति का विनाश सुनिश्चित हो जाएगा। सर, कोरोना काल में जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है कि सरकार अपना काम कितनी अच्छे से कर रही है? देखिए, सरकार पूरी तरह से असफल हो गई। सरकार के पास 1 साल का समय था जब पहला दौर कोरोना का आया, लेकिन दूसरा दौर की चेतावनी भी लोगों ने दिया था कि दूसरा दौर जल्दी ही आएगा। 11 महीने बाद जब दूसरा दौर आया तो न हमारे पास ऑक्सीजन है, न हमारे पास वेंटिलेटर है, न हमारे पास अस्पताल है, न ऑक्सीजन वाले गैस वाले सिलेंडर है। और अगर आप देखिए तो आज अमेरिकन एक डॉक्टर ने कहा था कि भारत में ये दूसरी त्रासदी आने पर लगभग 20 से 25,000 आदमी रोज मर रहे हैं। हम जो संख्या दे रहे हैं वो नाकाफी है, और पता नहीं क्यों हम सही आंकड़े दे नहीं रहे, और सही आंकड़े दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि जो ग्रामीण अंचल में लोगों के मरने की सूचना है उसका कहीं भी रिपोर्टिंग नहीं है। और अस्पतालों में भी जो लोग कोविड से मर रहे हैं उनके लिए कि कहा जाता है कि नॉन कोविड पेशेंट हैं, उनको ले जाइए। और सरकार अभी भी अगर नहीं कहती तो तीसरा फिर वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि तीसरा दौर अक्टूबर तक फिर भारत में आएगा। और जो यहाँ का वायरस है वो इतना खतरनाक है कि दुनिया इस वायरस से घबराने लगी है, और दुनिया में इस समय पूरा दुनिया ने कंट्रोल कर लिया है। एक भारत मात्र एक देश है जिसमें कोरोना इतना प्रचंड रूप से लोगों को जान मारने का काम कर रहा है। सर, मेरा एक क्वेश्चन इसमें आता है, जैसे अभी ब्राजील में भी हमने देखा कि ब्राजील में भी अभी प्रॉब्लम इसी तरह की आ रही है जो प्रॉब्लम हमने भारत में देखा है। और भारत के परिदृश्य में भी अगर हम देखें तो यहाँ का पॉपुलेशन दूसरे कंट्री के मुकाबले में काफी डेंस है, और चीजें जो है सो प्राकृतिक रूप से जो है अगर हम उसको माने तो हमें देखने में मिलेगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों का वैक्सीनेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम भारत के परिदृश्य में इतनी जल्दी हम कैसे सोच सकते हैं कि हाँ विद इन मतलब ईयर जो है सो हमारे पास अभी 4 से 5 महीने हुए हैं वैक्सीनेशन से स्टार्ट किए हुए, तो हम कितनी जल्दी हम उसको वैक्सीनेशन को कंप्लीट कर पाएंगे? एक बात आप देखिए कि
अमेरिका में 70% लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है। हम्म। इंग्लैंड में करीब 60% लोगों को हो गया है। और इंग्लैंड में जुलाई के बाद कोई भी आदमी कोविड से किसी की मृत्यु नहीं हुई। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने पूरा लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन करने के बाद वैक्सीनेशन उन्होंने बड़ी जोरदारी से किया। जर्मनी ने पूरा वैक्सीनेशन कर लिया, स्पेन ने कर लिया, इटली ने कर लिया, बहुत से देश। भारत बड़ा देश है, इसमें दो राय नहीं। तो हमको अभी हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेशन होता था उसको बंद कर दिया। मेरा कहना यह है कि अगर हम 6 महीना के अंदर वैक्सीनेशन उस तरह से, जैसे पोलियो ड्रॉप घर घर जाके दिया जाता था, उसी तरीके से हर अस्पताल, जो ये कोविड अस्पताल है, इनको और सबको घर पर ही जाके यह वैक्सीनेशन किया जाए। और अमेरिका के फाइजर और मॉडर्ना, इनको भी अलाउ किया जाए भारत में। और जो दो कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, एस्ट्रा वाली और इंग्लैंड वाली, और ये कोवैक्सीन, और कंपनियों को भी लाइसेंस दिया जाए कि जल्दी से जल्दी ज्यादा प्रोडक्शन ये कर सके। और भर्ती भी है भारत को करनी है बड़े पैमाने पर, जो मेडिकल स्टाफ है। आज हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, आज हमारे पास नर्सों की कमी है, आज हमारे पास पैरा मेडिकल की कमी है। आज इतनी कमी है कि इसको वर्ल्ड फुटिंग पर हमको अभी से भर्ती शुरू करनी चाहिए। और सबसे बड़ा बचाव यही होगा कि हम अगर 50% से भी ज्यादा लोगों को, अभी मात्र 17 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, कम से कम हम 6 महीने में 50% तो लोगों को कर लें, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और बाकी जो हमने बताया कि ये सामानों की आपूर्ति भारत को तत्काल 2 महीने के अंदर कर लेनी चाहिए। जी, आपको क्या लगता है कि, हाँ विनीता, आप कैरी ऑन कीजिए। जी, आपको क्या लगता है कि वैक्सीनेशन के अलावा क्या लॉकडाउन भी समाधान है हमारे ये देश से कोरोना को दूर करने के? आप ये देखिए, जब से और प्रदेशों ने लॉकडाउन लगाया है, तब से उनके यहाँ कोरोना के मरीज लगभग बहुत कम हो गए हैं। उसमें उत्तर प्रदेश भी है, दिल्ली भी है, मुंबई भी है, महाराष्ट्र भी है, जहाँ पर कोरोना से इतनी ज्यादा मौतें हो रही थी, आज उसमें पूरी तरह से उसको कम होती जा रही है। और लगभग अगर ऐसे ही रहा और लॉकडाउन बना रहा तो 2 महीने के अंदर ये पूरी तरह समाप्त हो जाए। हम दोनों चीज नहीं कर सकते, या तो हम अपनी अर्थव्यवस्था ही ठीक कर लें, या फिर कंट्रोल कोरोना को नियंत्रण में कर लें। ये दोनों दो नाव पर हम चढ़े हुए हैं कि हमको अर्थव्यवस्था तो बाद में भी ठीक हो जाएगी, लेकिन एक बार जो आदमी बेचारा मर जा रहा है, उसको दोबारा तो जिंदा नहीं किया जा सकता। आज ऐसा कोई परिवार नहीं है, इतने ज्यादा परिवार पीड़ित है इस कोरोना संक्रमण से, तो उनके परिवार में बहुत से लोग दिवंगत हो चुके हैं। उनकी हालत कितनी खराब है, सोचनी है, ये तो उन्हीं परिवार के लोगों से पूछिए तो पता लगेगा। जी सर, लेकिन जैसा कि आपको ही पता है कि अगर लॉकडाउन लग जाता तो काफी लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। जो मजदूर हैं उनके पास एक खाने तक के पैसे नहीं रह रहे। तो आपके हिसाब से सरकार को इसके लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए? उसके लिए सरकार को ये करना चाहिए कि जो 35,000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों को दिया गया, उनको अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करनी चाहिए। अगर वही पैसा, भारत एक ऐसा देश है जहाँ के नागरिकों को कोई भी पैसा नहीं दिया गया, एक पैसा नहीं दिया गया। हर मजदूर को, हर आदमी को कुछ न कुछ पैसा भारत सरकार को देना चाहिए, जिससे कि उनकी रोटी रोजी चल सके। और वो खाली आज एक चीज ने बचाया है, मनरेगा ने।
लेकिन मनरेगा में सबको तो काम नहीं दिया जा सकता। जो आदमी हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, सबके खाते में कुछ न कुछ पैसा भारत सरकार को देना लाजमी है और जरूरी। ये मेरा मानना है। अर्थव्यवस्था 6 महीने बाद भी ठीक हो जाएगी, लेकिन जब इंग्लैंड ने अपनी अर्थव्यवस्था 6 महीने बंद करके कोरोना को कंट्रोल कर लिया, अमेरिका ने बंद कर लिया। अब अमेरिका में, स्पेन में, इटली में, जहां आप ये सुनती थी, जर्मनी में कि लोग कोरोना से बेतहाशा मर रहे हैं, अब वहां तो सुनाई नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ भी अगर एक बार हम कंट्रोल कर लेंगे कोरोना को, तो 6 महीने बाद हमारी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आने लगी। ये मेरा मानना है। तो आपके हिसाब से वैक्सीनेशन और लॉकडाउन, हाँ, यही 2 रास्ते हैं जिससे कि भारत को बचाया जा सकता है। और अगली जो लहर, तीसरी लहर आने वाली है, तो राघवन जो बड़े भारत सरकार के बड़े भारी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक भारत में तीसरी लहर आएगी, जिसमें कि बच्चों पर सबसे ज्यादा असर होगा। तो बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन अभी अमेरिका ने तैयार किया है 12 से 15 साल के बच्चों का, हमें भी उसी लाइन पर बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं 12 से 15 साल या उससे भी कम उम्र के, उनके लिए भी वैक्सीनेशन की तैयारी अभी से करनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि इस बार कोरोना की पहली लहर आई तो वो बुजुर्ग, जो हमारे जो सीनियर सिटीजन थे, जो बुजुर्ग थे, उन पे ज्यादा उसका प्रभाव पड़ा। जो दूसरी लहर आई तो हमारे देश के जो युवा हैं, जो 18+ है, उन पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और तीसरी लहर में बोला जा रहा है, जैसे आपने भी बताया, कि बच्चों पे उसका ज्यादा असर पड़ेगा। तो ये पहले जो पहली लहर भी आई थी वो भी कम नहीं थी, उसमें भी काफी जाने गई हैं, काफी लोगों ने अपनों को खोया है। तो आपको क्या लगता है कि ये दूसरी लहर आई है तो ऐसी क्या कमी रह गई थी सरकार से, जो जिसकी वजह से हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर आई और पिछले बार से कई गुना ज्यादा आई और कई जाने जा रही हैं? हमने आपको पहले ही बताया में से हमारी कोई तैयारी नहीं। पहली कोरोना की लहर के बाद हमने सबक नहीं सीखा। हमने कोई अस्पताल जो बनाए थे उनको हमने डिस्मेंटल कर दिया, ना हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, बल्कि हमने ऑक्सीजन निर्यात कर दिया। अब आज जब हमको जरूरत पड़ रही है, दुनिया के 40 देश भारत को सहायता कर रहे हैं, सिलेंडर भी भेज रहे हैं, गैस भी भेज रहे हैं, वो वेंटिलेटर भी भेज रहे हैं, मॉनिटर भी भेज रहे हैं। हर चीज भारत को विदेश से मिल रही है मदद। मेरा मानना है कि जो प्रधानमंत्री केयर्स फंड है, उस फंड को 80% ज्यादा अगली तैयारी के लिए भारत को तैयार करना, अपने को तैयार करने में खर्च करना, जिससे कि आगे की तैयारी हम बखूबी कर सकें और जो आज की कमियां हैं, इन कमियों को पूरा करके हम सक्षम हो सकें आगे मुकाबला करने। वैक्सीनेशन, लॉकडाउन, ये सबसे प्रमुख हमारी मांग। और वैक्सीनेशन भी कम से कम 6 महीने में 50% लोगों को हो जाना है। वो तभी संभव है जब पोलियो ड्रॉप के तरह घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया जाएगा। और जो अभी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, इनको और लोगों को लाइसेंस दे के और ज्यादा उसका उत्पादन करना पड़ेगा, क्योंकि आज आप देखिए कि वैक्सीनेशन भी ठीक से नहीं हो पा रहा। उसकी कमी की वजह से बहुत से सेंटर बंद हो जाते। आज प्राइवेट जो अस्पताल वैक्सीनेशन करते थे वो बंद हो गए, उनको सरकार ने बंद कर दिया। तो इस तरह से तो कम से कम 3-3.5 साल लगेंगे, तब तो यहाँ देश में करोड़ों लोगों का दिवंगत हो जाएंगे, मर जाएंगे, अगर हमने तैयारी इसको युद्ध स्तर पर नहीं की। इसको आज
मेडिकल इमरजेंसी देश को लगा देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो जो हमारे देश की जनता है, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना काल के समय में? कोरोना काल के समय में एक तो वो मास्क पहने, अभी भी आप देखिए 60-70% जनता, 70 से 80% जनता मास्क नहीं पहनती। मास्क उतना ही प्रभावी है जितना कि वैक्सीन। जब तक दोनों डोज वैक्सीन का न लग जाए तब तक आदमी का, उसके बाद ही आदमी को मास्क पहनना चाहिए अगर बाहर जा रहे। मतलब हवा में भी संक्रमण हो गया, जब आप घर में बाहर निकलें तो घर के अंदर भी आपको मास्क पहन के रखना चाहिए। ये तो हमने इसलिए नहीं पहना कि आपको इंटरव्यू देना था, इसलिए मैंने नहीं पहना। उसमें आवाज गूंजती है, साफ आवाज देना था। आपने भी नहीं पहना है। सर मैंने कोशिश की कि मैं पहन लूं कम से कम, हालांकि मतलब हाँ नहीं, आप अलग इन्वायरमेंट में इस समय बैठे हैं जहाँ पे किसी तरह का कोई संक्रमण का कोई दायरा नहीं है, तो इसलिए ये चल सकता है। लेकिन हाँ, जरूरत के समय जब भी हम किसी के पास हो या फिर आसपास की दूरी, मतलब इतनी दूरी हो जिसमें कि कई लोगों का आवाजाही हो सकता है, तो उसमें जो मास्क पहनना है वो अनिवार्य हो जाना चाहिए। क्योंकि हम वर्चुअल कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पे हमारा मास्क वर्चुअल ही है, तो दैट्स व्हाई इसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा एक बात और भी कहना है आपको कि एक वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि जिस कमरे में हम रहते हैं, जिस घर में, अंदर वो प्लांट लगाएं जो ऑक्सीजन देते हैं। क्योंकि जो और भी आर्टिफिशियल हम ऑक्सीजन लेने वाली मशीन लगाते हैं, उससे ज्यादा प्रभावी नहीं प्लांट लगाने। घरों के अंदर आप बड़े पैमाने पर प्लांट जरूर लोगों को राय दीजिए अपने चैनल के माध्यम से कि 2 ही कमरे का मकान है उसमें ये प्लांट लगाएं, क्योंकि प्लांट हमको नेचुरल ऑक्सीजन देता है, नैसर्गिक ऑक्सीजन देने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और हमसे जो भी चीजें थी कोरोना के बारे में या फिर उसमें जो भी सुधार करने की जरूरत थी सरकार को, आपने वो सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से बताई। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि रेवती जी ने बताया कि जो सरकार को है, सरकार को ये चाहिए कि वो वैक्सीनेशन 6 महीने के अंदर कम से कम 50% लोगों को इस देश में दिलाए जरूर, और जितनी भी कंपनीज हैं जो वैक्सीन बना रही हैं उनको लाइसेंस दे ताकि वो वैक्सीन का प्रोडक्शन कर सकें और हमारे देश में वैक्सीनेशन जो वैक्सीन की शॉर्टेज है वो खत्म हो सके और वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ लोगों को भी उनका ये भी कहना है कि लोगों को भी ये चाहिए कि वो वैक्सीनेशन हो जाने के बाद भी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और जो ऑक्सीजन के लिए जो भी नेचुरल चीजें हैं उनका अपने घर में ज्यादा प्रयोग करें ताकि उनको ऑक्सीजन की कमी ना हो। और जनता को यहाँ उनके खाते में कुछ न कुछ पैसा भारत सरकार को जरूर डालना, जिससे उनकी जीविका चल सके। कोरोना का काल है और जितने भी मजदूर हैं इस लॉकडाउन में वो बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास काम करने का कोई साधन नहीं रहता, जिसकी वजह से उनकी आमदनी, इवन खाने पीने तक के पैसे नहीं निकल पाते। तो उनका ये कहना है कि सरकार को ये चाहिए कि वो उनके जो खाते में इतने पैसे दे सके उनका कि रोजी रोटी उनकी चल सके, जो कि बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर सरकार सक्सेसफुली अगर हर मजदूर के अकाउंट में या हर गरीब वर्ग के खाते में इतने पैसे भेजती है कि वो अपने महीने का खर्चा उठा सके, तो हमें नहीं लगता कि फिर इस देश की जनता भूखे मरेगी। क्योंकि इस कोरोना काल में तो लोग ऐसे ही कोरोना से मर रहे हैं, जिनको कोरोना हो जा रहा है वो अगर मर जा रहे हैं, तो हमें सरकार को भी ये चाहिए कि वो कोरोना से बचाव के साथ साथ जो बेरोजगारी की भी समस्या उत्पन्न हो गई इस कोरोना में लॉकडाउन की वजह से, उसको भी खत्म करें। मध्यम वर्ग के लोगों को भी कुछ न कुछ पैसा जरूर देना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्ग कोई काम नहीं बेचारों को रह गया है, तो उनका भी खर्चा जरूरी है मजदूरों के साथ। विदेशों में हर नागरिक को
चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो मध्यम वर्ग के हों, हर के हर लोगों के खाते में पैसा भेजा सका देने का काम, वही मॉडल हमको भारत में भी अपनाना है। उससे क्या होगा कि आपकी अर्थव्यवस्था भी बढ़ने का काम होगा, क्योंकि जो वो उस पैसे से लोग खरीदारी करेंगे तो उसका प्रोडक्शन होगा तो आपकी अर्थव्यवस्था भी चले आगे बढ़ेगी। ये मेरा मानना है। ये जरूर आप हमारी तरफ से अपील करें भारत सरकार। सरकार को तो बहुत सारी चीजों में अभी और सुधार की जरूरत है रेवती जी के हिसाब से, क्योंकि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था उनके हिसाब से इसलिए भी जाती है क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। तो अगर सरकार गरीब वर्ग के साथ मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी कुछ करे, उनको उनकी जो रोजगार की जो उनके जो पैसे कमाने का जरिया है अगर वो भी पूरा करे तो शायद इस देश की अर्थव्यवस्था सुधर सके। बहुत बहुत धन्यवाद रेवती जी आपका। धन्यवाद आपको भी और आपके एडिटर साहब को भी। नमस्कार सर, धन्यवाद। जी देखते रहिए जन मीडिया टीवी। अब देंगे इसको।